आ गया। Can I start? Good morning, friends. Let's continue with another session on material cost. We have understood basic concepts yesterday, so we proceed ahead with one more session now because I want to explain how safety stock gets calculated. I'm expecting a question on that safety stock thing. Just a second. Link नहीं मिला है इनको. कहाँ से शेयर होगा ये? ओके, यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है फिर? आ रहा है ना? जस्ट अ सेकेंड. लाइव में दिखा नहीं रहा है. दिख रहा है क्या रे? लिंक भेज सकते हो क्या? व्हाट्सएप पे भेज दिया मुझे. इनफ इनफ. समबडी हैज सेंट मी. जस्ट अ सेक. कुछ तो गड़बड़ है. आ गया. कोई तो भेजा किसी ने. मेरे को क्यों नहीं दिख रहा था? मेरे को यूज करने नहीं आता होगा, मतलब दैट कुड बी द रीजन. तुम लोगों के ऐसी चीजों में बहुत सारे ये यूट्यूब के लिंक सुनना. स्टॉक ढूंढने को बोलो इनको. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, चलिए शुरू करते हैं. So, we did understand few basic things. Let me quickly cover up what we did. We understood classification between direct material and indirect material. Then we went on to calculate landed cost or valuation of material received. Whatever is a cost of material received, remember it is a product cost. So out of the total cost, something is going to be taken as material consumed, something is going to be a closing stock of material, right? So अभी ठीक हो गया? हाँ, कुछ नहीं हो जाता है. सो एक 2 मिनट के लिए रहता है. So valuation of material received, we understood what to include, what to exclude, and then I explained you treatment of normal loss. Remember this is effective cost per unit. So what was our effective cost per unit? Effective cost per unit was 398. If in yesterday's example, if you watched the lecture, 398 is the rate at which you will value the inventory. Inventory will get valued at 398. कल मैंने इन्वेंट्री नहीं रखा था, ठीक है? ये ऐसा आया था. 1000 यूनिट्स परचेस किए थे, 125 स्क्रैप हुआ था और बाकी का पूरा 875 मैंने क्लोजिंग स्टॉक पकड़ा था. ऐसा हो सकता है ना, कुछ मटेरियल इश्यू हो गया और रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया. हाँ, हो सकता है. तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिखेगा. फिर हमने नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस एक्सप्लेन किया. स्टोर्स लेजर के अलग अलग स्पेशल आइटम्स मैंने एक्सप्लेन किए थे. एंड देन इन्वेंट्री लेवल्स पे मैं आया था. इन्वेंट्री लेवल्स भी एक्सप्लेन किए थे. So these inventory levels are calculated by using usage rate, lead time oblique reorder period and annual usage. The first level that you should understand is what? Reorder level. Imagine आप एक डैम में हो और डैम में एक मेजरमेंट स्केल लगाया हुआ है वाटर के मेजर करने के लिए, या आपके ब्रेन को मेजर करने का स्केल अगर लगा सकते हैं तो ऐसा एक स्केल है. उस स्केल में सबसे पहले क्या आता है? रीऑर्डर लेवल. व्हाट डज अ रीऑर्डर लेवल मीन? When should we place an order? When should I place order? When I have enough stock to take care of maximum possible consumption during lead time.
तो मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन निकालना है तो क्या करना है, मैक्स यूसेज रेट इनटू मैक्स लीड टाइम। लेकिन एक चीज याद रखना है, व्हेन आई से मैक्स यूसेज रेट और व्हेन आई से मैक्स लीड टाइम, इट इज ट्रूली नॉट मैक्स। व्हाई? Why? It is in normal course of business. What if there is a flood? What if there is an earthquake? What if there is a terror attack? What if there is a natural calamity? Then the lead time can go beyond the maximum lead time. तो उसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। उसके ऊपर मुझे आज क्वेश्चन करना है। सेफ्टी स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है, दिया है तो आप ऐड करोगे रीऑर्डर लेवल। इधर ऑर्डर प्लेस किया, फिर हम फॉलोअप कब करेंगे, रीऑर्डर लेवल से रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, रीऑर्डर लेवल से एवरेज कंजम्पशन हो गया। एवरेज कंजम्पशन, हाउ डू कैलकुलेट कंजम्पशन, यूसेज रेट इनटू लीड टाइम इज अ कंजम्पशन। यूसेज रेट पर डे है और लीड टाइम भी डेज में है। यूसेज रेट पर वीक दिया है और लीड टाइम डेज में दिया, तो कन्वर्ट करो। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इज अ फॉलो अप लेवल, दैट इज अ मिनिमम लेवल। देन आई वांट टू कैलकुलेट अ मैक्सिमम लेवल। इफ यू वांट अ मैक्सिमम स्टॉक, व्हाट शुड हैपन, कंजम्पशन शुड बी मिनिमम। चालू करो, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन, एड रीऑर्डर क्वांटिटी, सो यू विल गो अप अगेन। समझा? रीऑर्डर क्वांटिटी ही ईओक्यू है, वो आ गया मैक्सिमम लेवल। देन वी गॉट अ एवरेज लेवल, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 और मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ईओक्यू। समझा गया? डेंजर लेवल वाज एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम एंड देन ईओक्यू था। ईओक्यू में हमने क्या अज्यूम किया, परचेस प्राइस डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू चेंज इन ऑर्डर क्वांटिटी। मुझे बोलो लॉजिकली ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ गया तो परचेस प्राइस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं, बट वो हम इसलिए इग्नोर किया परचेस कॉस्ट को, क्योंकि तुम कितना भी परचेस करो, मेरे को एक साल में 50 लाख केजी परचेस करने का रॉ मटेरियल का, अब मैं एट ए टाइम 5,000 परचेस करूं या 50,000 परचेस करूं या 1 लाख परचेस करूं, रेट पर यूनिट शुड लॉजिकली चेंज। ईओक्यू फॉर्मूला अज्यूम करता है रेट पर यूनिट विल नॉट, नंबर 1। नंबर 2, ईओक्यू फॉर्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन, लीड टाइम इज इक्वल टू 0। और बोले हैं वो भी मेरे को चलता है एक टाइम तक, लीड टाइम सच में 0 नहीं होता है, बट चलो ये किसके लिए, इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए। हमारा अजम्पशन क्या है, लीड टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब हम ऑर्डर कब प्लेस करते हैं, जब स्टॉक 0 हो जाता है। तब स्टॉक क्या है, अरे स्टॉक क्या है, स्टॉक 0 हो गया, सप्लायर के पास हमने ऑर्डर प्लेस किया, कितना क्वांटिटी आएगा सप्लायर से, इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर क्वांटिटी। सप्लायर से ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, इधर 0 था, ऊपर गए हम, कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट इवन रेट। तुम्हारे हाथ नहीं दिए के भगवान ने तुमको, बेशरम कही के, ऑनलाइन पब्लिक वापस 0 पे आ गए, क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, 0, ऑर्डर प्लेस 0। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट इज व्हाई एवरेज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज कैसा आता है, फर्स्ट टर्म 0, लास्ट टर्म ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट टर्म ऑर्डर क्वांटिटी लो, लास्ट टर्म 0 डिवाइडेड बाय 2। That is why the formula that we get for average inventory is equal to order quantity divided by 2 or EOQ divided by 2 is average inventory. Average inventory का carrying cost होता है और number of orders के हिसाब से आप ordering cost होता है। Please remember this is a outdated model. Do not tell that I told you. ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट। बट ईओक्यू में डिस्काउंट अज्यूम किया था कि हमने, नहीं, अगर डिस्काउंट आया तो फॉर्मूला नहीं चलेगा, बट फॉर्मूला क्या था, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल यूसेज इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय व्हाट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब देखो अगर डिस्काउंट आ गया तो क्या करोगे आप एक टेबल बनाओगे, कौन डिस्काउंट आ गया तो परचेस कॉस्ट रिलेवेंट होता है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो परचेस कॉस्ट इज अ
इररिलेवेंट कॉस्ट। ऐसा नहीं कि परचेस कॉस्ट इंकर नहीं होता है, लेकिन वो कॉस्ट का कोई मतलब है ही नहीं। कल मैंने यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया था, डायग्राम में क्या लिया तुमने, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ गया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ गया तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है। व्हाई डज द कैरिंग कॉस्ट गो अप? एवरेज इन्वेंट्री गोज। तो चलो टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, अगर डिस्काउंट है तो ईओक्यू विथ डिस्काउंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करेंगे? आपको अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटीज दिए रहेंगे, एग्जामिनर बोलेगा, एग्जामिनर क्या बोलेगा, सो एग्जामिनर बोलेगा टेक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू व्हाट, ईओक्यू, और ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग डिफरेंट। तो ऐसे अलग अलग आपको ऑर्डर क्वांटिटीज दिए रहेंगे और आपको डिसाइड करना है विच ऑर्डर क्वांटिटी यू शुड चूज। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग, फिर यहां पर भी लिखेंगे ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग। ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटीज को इवैल्यूएट करेंगे बच्चों। सबसे पहले कौन सा कॉस्ट आएगा, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट रिलेवेंट है, परचेस कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट। अभी प्राइस पर यूनिट विल अंडरगो अ चेंज, क्यों चेंज, क्योंकि डिस्काउंट है ना, तो प्राइस पर यूनिट विल नॉट रिमेन सेम, वट एवर प्राइस पर यूनिट दिया है। दूसरा कॉस्ट कौन सा रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाउ डू यू गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। हाउ डू यू गेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल यूसेज अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, कुछ भी बोलो ना, एनुअल यूसेज डिवाइडेड बाय एट अ टाइम हाउ मच यू परचेस। ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर यूनिट बोल रहे कोई तो, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नॉट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज पर, बच्चों ऐसा रहता नहीं है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये सिर्फ सीए कोर्स में, मतलब ऐसी एकेडमिक लोग जो होते हैं जिन्होंने कभी रियल लाइफ देखा नहीं होता उनके लिए ये, रियल लाइफ में जाके बकना मत, दिस इज हाउ द ईओक्यू इज, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। नंबर 3, वी आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, सो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री के लिए, सो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपका कैरिंग कॉस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या, ये कैरिंग कॉस्ट सुनो, ठीक से सुनो, ये इसमें इंग्लिश में बच्चा इंस्टीट्यूट बहुत बजाता है इसमें, अच्छा है। एक यूनिट फिजिकली अगर मैंने वेयर हाउस में रखा या स्टोर में रखा 1 साल के लिए, तो कितना कैरिंग कॉस्ट होगा। एक यूनिट स्टोर में रखा 1 साल के लिए तो कितना खर्चा आएगा, कैसे निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट में आता क्या है, उसका स्टोरेज कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तो हैंडलिंग, मतलब स्टोरेज का, क्लाइमेट कंट्रोल का कॉस्ट आएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आइटम, लाइक खंबा है तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, वो कैरिंग कॉस्ट में आ गया। इंश्योरेंस आ गया, हैंडलिंग कॉस्ट आ गया, स्टोरेज कॉस्ट आ गया। नाउ दिस कैरिंग कॉस्ट, लिसन टू दिस हाउ इट इज एक्सप्रेस, कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ price of a material. When I say carrying cost is 12%, what does it mean? Whatever is the price of a material into 12% is a carrying cost of 1 unit for 1 year. That is CC-PUPA. Carrying cost per unit per annum. कैसे निकाला कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, परचेस प्राइस और लैंडेड कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट, परचेस प्राइस प्लस फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लेके, ट्रांजिट इंश्योरेंस था वो। ये जो कैरिंग कॉस्ट वाला इंश्योरेंस है वो ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं है। मैंने कल बोला था 2 अलग अलग इंश्योरेंस रहता है, ट्रांजिट का अलग रहता है और स्टोरेज का अलग रहता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू परचेस प्राइस और इफेक्टिव कॉस्ट इनटू सर्टन परसेंटेज, आ गया। बट वो 1 यूनिट का आ गया, लेकिन मेरे वेयर हाउस में क्या 1 यूनिट रहेगा क्या रॉ मटेरियल का, कितना रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री। इसलिए अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था, समझे ना। 0 पे जाके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर क्वांटिटी पे जाते हैं हम और फिर वापस नीचे आते हैं।
इट इज एवरेज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री बच्चों, बोलो। ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू किन मत बोलो ना, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटीज रहेंगे ना। ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 करके क्या आता है बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, सीसी पूपा। और ऐसे अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटीज के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट निकालोगे, और जहां पर भी आपका टोटल कॉस्ट लोएस्ट है उसको सिलेक्ट करोगे। अभी एग्जामिनर तुम्हारी बजाने के लिए क्या करता है, कभी कभी ऐसा देता है, इफ यू परचेस फ्रॉम दिस क्वांटिटी टू दिस क्वांटिटी प्राइस विल बी सो एंड सो, देन दिस क्वांटिटी टू दिस क्वांटिटी, लाइक इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स के जैसा, स्लैब रेट के जैसा स्ट्रक्चर आता है। याद करो प्रॉब्लम्स, तो याद करो मैंने एक्सेल शीट बनाया था, ऐसे 400 500 या 1000 2000 कॉलम्स पुटअप किए होंगे। अगर स्लैब रेट का डिस्काउंट दिया, दिस क्वांटिटी दिस रेट, दिस क्वांटिटी दिस रेट, व्हाट शुड यू डू यू रिकलेक्ट टेक्निक, यू हैव टू टेक द क्वांटिटी एट विच रेट चेंजेस। बाउंसर हाउ मेनी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, जस्ट आई वांट टू चेक। नहीं यार नहीं समझा सर, ऑनेस्टली बोलो ना यार, हाथ ऊपर करो ना, नहीं समझा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, इट्स ओके ना, होता है। देखो ससुरा ऐसा देता तुमको, ऑर्डर क्वांटिटी 1 to 1000, रेट 15 रुपया पर यूनिट, 1001 to 2999, ओके मैं 999 करता हूं तो राउंड फिगर हो जाएगा, समझा क्या, 14.7, 3000 to 5999, 14.30, and 6000 and above rate is 14। ऐसे आपको मैंने स्लैब रेट का स्ट्रक्चर दिया और मैंने बोला नाउ डिसाइड हाउ मच ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी प्लेस सो एज टू हैव लोएस्ट टोटल कॉस्ट। ईओक्यू का फॉर्मूला तो चल ही नहीं सकता। क्यों चल नहीं सकता, ईओक्यू के फॉर्मूला का अजम्पशन ही क्या है, और अजम्पशन ही क्या है, प्राइस पर यूनिट रिमेन्स इवन इफ ऑर्डर क्वांटिटी, यहां पर तो ऑर्डर क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो अब करना क्या है, अपने को 4 कॉलम करने के, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू सो एंड सो, ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ऐसे कितने कॉलम करेंगे हम, 4। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इधर लेंगे क्या, तो पहले स्लैब में से आपको जो मन में आए वो ले लो, फर्स्ट स्लैब में से जो मन में आए वो ले लो, सेकंड स्लैब में से लोअर बाउंड्री लेने का, लोअर बाउंड्री बोलते हैं ना उसको, लोअर बाउंड्री लेने का, बिकॉज एट दैट लोअर बाउंड्री योर रेट पर यूनिट चेंजेस। इसका लॉजिक एक्सेल में था, राइट नाउ रिवीजन है, एक्सेल का छोड़ दो, गोली मारो उसको, है लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सेल के अंदर एक शीट बना के मिन करके फंक्शन एक्सप्लेन किया था। सो या फर्स्ट स्लैब में से यू टेक एनी ऑर्डर क्वांटिटी 500 समथिंग लाइक दैट, hey, number of orders can come to be odd also, fraction के अंदर, don't round it off, keep it fraction, 3.435 order आ सकते हैं। Now, you are never going to place 0.43 orders, basically it is calculation of cost, so बाकी के ऑर्डर जो है अगले साल जाएंगे, so even if number of orders come out to be fraction, keep it fraction, 2 digits तक रखने दो और छोड़ दो। तो आप क्या करोगे, whenever slab rate is given, so what I'm writing, whenever slab rate is given, take what, lower, take order quantity at which price changes, price oblique rate changes, take anything from first slab, क्योंकि वहां पे चेंज होने का सवाल ही नहीं आता ना। अब एनीथिंग लेने का ना, तो प्रेफरेबली ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी लो जिससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड में आए, मतलब आपका काम थोड़ा आसान करो ना, फर्स्ट स्लैब में से कुछ भी लेने का मतलब थोड़ा दिमाग लगा के, क्या लेने का, जिससे राउंड फिगर आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स राउंड आने चाहिए, मैंने ऑर्डर क्वांटिटी राउंड नहीं बोला। ये करे 100 500 चालू कर दिया, अरे समझा, करे
कभी कभी कमीना रहता है, वो कमीना पूछता है, राइट, एज पर ईओक्यू यू शुड बाय 500 यूनिट्स. As per EOQ, you should buy how much? 500. But supplier is not willing to supply lower than 1500. मिनिमम कितना तुम्हारे EOQ के हिसाब से कितना आ रहा है? 500 खरीदना चाहिए. सप्लायर बोलता है नहीं, मेरी तुम्हारी औकात नहीं, हम नहीं देंगे तुमको 500, हम 1500 के नीचे मटेरियल नहीं देंगे. अब EOQ के हिसाब से कितना था? 500. सप्लायर कितना बोल रहा है? मिनिमम 1500. और एग्जामिनर पूछता है हाउ मच मिनिमम डिस्काउंट शुड बी निगोशिएटेड विद द सप्लायर. क्या बोला मैंने? हाउ मच मिनिमम डिस्काउंट. तो आप क्या करोगे? 500 का ऑर्डरिंग कॉस्ट, 500 का कैरिंग कॉस्ट निकालो. आप क्या करोगे? OQ इक्वल टू 500, OQ इक्वल टू 1500, सॉरी 1000 OC CC. OC आ गया इधर, OC प्लस CC मिला के ऑर्डर क्वांटिटी पे. EOQ पे क्या रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगा. फॉर एग्जांपल आ रहा है 75,000. कितना आ रही है? 1.5 लाख. लेकिन अगर आपने 1500 ऑर्डर किया तो क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. लेट्स से दिस कम्स डाउन टू 30,000, बट दिस इज गोइंग अप टू 1,90,000 फॉर एग्जाम्पल. तो कितना हो गया तुम्हारा? 2,20,000. सो व्हाट इज द इंक्रीज इन ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट? OC plus CC, you have suffered an increase of 70,000. This 70,000 you will ask as a discount from supplier. But that should be, आप क्या करोगे? परचेस कॉस्ट यहां पे एक्सप्रेस करोगे. कहां पर? 500 जब ऑर्डर क्वांटिटी था तब आपका परचेस कॉस्ट क्या था? लेट्स से परचेस कॉस्ट था फॉर एग्जांपल 16 लाख रुपया. डिस्काउंट का परसेंटेज आपको जब एक्सप्रेस करना है तो आप कितना बोलोगे डिस्काउंट? आपको डिस्काउंट कितना चाहिए? 70,000 का चाहिए. 70,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100. बोलो आंसर. 43.7. 43 कैसे? 4.375%. 4% का डिस्काउंट तुम मांगोगे सप्लायर से मिनिमम. आप उससे ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो क्या? हाँ, उससे ज्यादा भी डिस्काउंट ले सकते हो. रिमेंबर, इफ परचेस प्राइस चेंजेस, carrying cost per unit per annum should undergo change. बट बहुत बार अपना सीए कोर्स इतना, वो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम परसेंटेज में देते ही नहीं, वो फिक्स लिखते हैं. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 12 रुपीज पर केजी. अरे तेरे बाप ने कहा था 12 रुपीज पर केजी. अगर मेरा परचेस प्राइस चेंज हो गया तो मुझे बोलो इंश्योरेंस कॉस्ट चेंज नहीं होगा. ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोग मॉडल को. ठीक है, तुमने दिया, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे बोलो मैंने मटेरियल सस्ते में परचेस किया और महंगे में परचेस किया, तो मटेरियल का जो स्टोरेज कॉस्ट के अंदर इंश्योरेंस होता है वो सेम रहेगा क्या? इंश्योरेंस इज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू. मारुति 800 का जो इंश्योरेंस आएगा और मर्सिडीज का जो इंश्योरेंस आएगा सेम रहेगा क्या? दोनों गाड़ी में 4 ही आदमी बैठ सकता है, मर्द भी 4 ही सकता है, नहीं ना? तुम्हारे लाइफ का जो इंश्योरेंस आएगा और मुकेश अंबानी के लाइफ के इंश्योरेंस की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी. लाइफ इंश्योरेंस का जो वैल्यू रहता है, मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन टेक, डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन. सो यू कैनॉट टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एनी अमाउंट दैट यू लाइक. Oh, my life is invaluable, so I want an insurance of 500 crore and then you die. ऐसा नहीं चल सकता. तुम्हारा अगर लाइफ का वैल्यू, मतलब इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो तुमको एक बहुत बेर मिनिमम लोअर लेवल मिलेगा इंश्योरेंस का. तो याद रखना, सीसी पुपा इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज व्हाट? परचेस प्राइस इनटू व्हाट? परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट. कुछ तो परसेंटेज दिया रहेगा. नॉर्मली ये परसेंटेज पर एनएम रहता है. आई होप यू आर क्लियर. तो ये ईओक्यू के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बेसिस पे. सो वी हैव द क्रिस्प रिवीजन. वी गो टू द नेक्स्ट आइटम नाउ. इन्वेंट्री स्टॉक आउट, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और टर्नओवर रेशियो एंड देन थ्योरी क्वेश्चन. चैप्टर ओवर. तो ये स्टॉक आउट मुझे एक्सप्लेन करना है. तो ये रिवीजन सेशन बच्चों, ये आपको करना क्या है? आप जब भी रिवाइज करने बैठोगे, आप तो अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आपका जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे हैं, फरवरी में आपका ग्रुप 2 खत्म हो गया, मार्च के अंदर जस्ट ये पीडीएफ जो है सारे एकत्व एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे रहेंगे, उधर पीडीएफ देखने का. तो ये पॉइंटर्स है. थ्योरी का मैं आपको एक अलग बुकलेट देता हूं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में. मैक्स पूरा कॉस्टिंग का थ्योरी पढ़ने के लिए 5 घंटे काफी. 5 क्लॉक आवर्स
मोर देन इनफ फॉर एंटायर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। वो पढ़ने का। थेरी शुड नॉट बी इग्नोर्ड, मेनी स्टूडेंट्स इग्नोर अ थेरी। अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन आ गया तो प्रैक्टिकल वाला क्या करोगे आप? फिर थेरी सॉल्व करने का। इट्स ओके, थेरी में आरओआई कम रहता है, मतलब पूरा का पूरा मार्क देता नहीं एग्जामिनर, एक्सपेक्ट भी मत करना। नहीं, एक्सपेक्ट भी मत करना 16 में से 10 आएंगे, बट वो न्यूमेरिकल सम आ ही नहीं रहा है ना, चैप्टर ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चैप्टर ही नहीं समझ रहा कौन से चैप्टर में से। इट्स ओके। अब ये क्वेश्चन जो है इन्वेंट्री स्टॉक आउट, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, बोलो जनरली आरओएल का फॉर्मूला क्या रहता है? हमने ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? व्हेन यू हैव अमाउंट क्वांटिटी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन, है ना? आरओएल इज इक्वल टू, बोलो, मैक्स यूसेज रेट इंटू मैक्स लीड टाइम। यूट्यूब पब्लिक तुम भी आंसर दे सकता है, प्लस सेफ्टी स्टॉक नहीं करने का है, वो सिखा रहा हूं ना अभी। रीऑर्डर लेवल विदाउट सेफ्टी स्टॉक ऐसे आता है, मैक्सिमम यूसेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगर आपने सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो क्या हो सकता है? आपने सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा, जीरो है, तो ऐड मत करो ना, मतलब आपका रीऑर्डर लेवल इतना है। यू प्लेस ऑर्डर व्हेन योर स्टॉक इज इक्वल टू दिस मच। यू प्लेस ऑर्डर व्हेन स्टॉक इज इक्वल टू दिस मच। यस नो? कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, हो रहा है। तुम जीरो पे आ गए, अभी भी सप्लायर से मटेरियल नहीं आया, तो या तुम मिनिमम लेवल पे आ गए, और मिनिमम लेवल पे तुम सप्लायर को क्या करते हो? फॉलो अप करते हो। मिनिमम लेवल मतलब क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन। स्टैंड अप पुरवाल, स्टार्ट। सो स्टार्ट मतलब तेरे साथ ये है रीऑर्डर लेवल से एवरेज कंजम्पशन हो गया। एवरेज कंजम्पशन हो गया, हम कहां पे आए? मिनिमम लेवल पे आए, है ना? मिनिमम लेवल पे हमने सप्लायर को फॉलो अप किया कि भाई मटेरियल का क्या हो गया। सप्लायर बोलता मेरे यहां पे बाढ़ आ गई है। अब हम, या मेरे यहां पे जो फैक्ट्री वहां पे जमीन नीचे गए, हो गया अभी उत्तराखंड में, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी कुछ भी हो सकती है। सप्लायर बोलता अभी मैं डिलीवर नहीं कर सकता हूं। नो, यू हैव टू मेक अ अल्टरनेट अरेंजमेंट। मेनी मटेरियल्स रिक्वायर वेरी, इट इज नॉट इजी टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट। एग्जाम्पल दू, लॉकडाउन के अंदर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज आया। सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री सेट करना इज नॉट अ जोक। आई होप यू नो सेमीकंडक्टर, चिप। सो चिप जो है, वो चिप की वजह से बहुत सारे कंपनीज को लॉस हुआ, बट कुछ कुछ कंपनीज ऐसे थे जिन्होंने हेवी क्वांटिटी ऑलरेडी परचेस करके रखी थी एज अ सेफ्टी स्टॉक, एज अ प्रिकॉशनरी स्टॉक, की आउट ऑफ द स्टॉक जा सकते हम। ऐसा कोई एबनॉर्मल इवेंट आ सकता है। कोविड वॉज एन एबनॉर्मल इवेंट, यू कैन कॉल इट एज नेचुरल कैलेमिटी और चाइना मेड कैलेमिटी। सो रीऑर्डर लेवल से हम मिनिमम लेवल पे आया, सप्लायर सप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो तब जाके आपको जरूरत पड़ेगी सेफ्टी स्टॉक की। तो एस्टिमेट कैसे करोगे? एस्टिमेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सेफ्टी स्टॉक, देयर इज अ लॉजिक फॉर इट। सो इफ यू डोंट हैव सेफ्टी स्टॉक, अज्यूम आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो क्या होगा? होगा क्या? यू विल गो आउट ऑफ स्टॉक। यू विल गो आउट ऑफ स्टॉक मतलब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो। व्हाट यू विल लूज? विल यू लूज अपॉर्चुनिटी टू सेल? नो, you lose opportunity to make a profit. Many students take opportunity cost equal to sell value, killed, khatam. You lose not the sell value, you lose profit. क्यों? वो सेल करने के लिए कुछ तो कॉस्ट इंकर होता था ना। प्रॉफिट मतलब यू शुड टेक सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू शुड कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज। क्यों? फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी सेम रहने वाला था, तो उसको हम फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। सो व्हाट इज स्टॉक आउट कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट टू अर्न प्रॉफिट इनटू ब्रैकेट कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट इज ट्रूली रिप्रेजेंटेड बाय कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ना यार। सो व्हाट यू लूज? You lose opportunity to earn profit. So consider stock out cost, है ना?
अब कितना है प्रॉफिट पर यूनिट आपका? ओ दिस विल नॉट बी प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, आपको एक्सप्रेस करना है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स फर्स्ट, और वहां से प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आप निकाल सकते हो। आप बोलेंगे कैसे सर? फिनिश गुड्स का एक यूनिट, वन फिनिश गुड्स बेचा तो लेट्स से योर प्रॉफिट इज 3000, बट टू मेक वन फिनिश गुड्स यू नीड 4 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, so your profit per unit of raw material is equal to 3000 upon 4 750। नहीं समझा? You lose opportunity to earn the profit on finished goods because of non-availability of raw material. So let's say finished goods gives you profit of 3000, sales minus variable cost. I don't want 3000। अगर एग्जामिनर इतना क्रिएटिव बन गया तो what I want is per unit of raw material how much is profit lost? So profit per unit of raw material, per unit of RM is equal to, बोलो, profit per unit of FG, per FG, per unit of FG divided by RM per unit of FG। ये RM per unit of FG कहां से आएगा रे बच्चों? बिल ऑफ मटेरियल बॉम। आरएम पर यूनिट ऑफ एफजी कहां से आएगा? बिल ऑफ मटेरियल। अब मुझे बोलो, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस पे लेता हूं सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी, सेफ्टी स्टॉक बोलो, बफर स्टॉक बोलो, कुछ भी बोलो, सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी। वाई एक्सिस पे बोलता हूं स्टॉक आउट कॉस्ट, वाई एक्सिस पे क्या बोल रहा हूं मैं? स्टॉक आउट कॉस्ट। मुझे बोलो, अगर मेरे पास ज्यादा सेफ्टी स्टॉक का क्वांटिटी है, तो ये सिखाया हुआ है मैंने पहले भी, तो ऐसा नहीं कि कुछ नया सिखा रहा हूं, नया एडिशन है ना, तुम्हारे ब्रेन से गायब हो गया होगा वो प्रॉब्लम। सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी, अगर मेरी सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी बढ़ गई तो क्या होगी? स्टॉक आउट जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अभी आपको प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट क्वेश्चन में देने चाहिए कि इतना इतना प्रोबेबिलिटी है स्टॉक आउट का। ये ग्राफ क्या होता रहेगा? डिक्लाइनिंग रहेगा, क्योंकि अगर आपकी सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउट ऑफ द स्टॉक इज लेसर, ऑब्वियसली ना, बिकॉज यू कैन यूज सेफ्टी स्टॉक। कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके बेस है कि ये मैक्स यूसेज रेट एंड मैक्स लीड टाइम सच में मैक्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक इसके बियॉन्ड कभी जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मैक्स इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो आप स्टॉक आउट किसकी वजह से जा सकते हैं? दो चीजों की वजह से, योर यूसेज रेट गोज बियॉन्ड मैक्स रेट और योर लीड टाइम गोज बियॉन्ड मैक्स लीड टाइम। आपकी लग जाएगी, वो लगनी नहीं चाहिए, इसलिए आप क्या कर रहे हो? सेफ्टी स्टॉक रख रहे हो, और उसके लिए स्टॉक आउट कॉस्ट एक कॉस्ट है। लेकिन सेफ्टी स्टॉक तुमने रखा तो सेफ्टी स्टॉक का इन्वेंट्री भी रखना पड़ेगा ना, वो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट आएगा, वो इन्वेंट्री के लिए जगह लगेगा, वो इन्वेंट्री के लिए क्लाइमेट कंट्रोल अगर जरूरत है तो वो रखना पड़ेगा, उसका स्टोरेज का कॉस्ट आएगा, उसका इंश्योरेंस आएगा, उसका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का कॉस्ट आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो आपने परचेस करके रखा है, यू माइट हैव परचेस इट आउट ऑफ ओवरड्राफ्ट, तो आप उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है यू माइट कंसिडर इंटरेस्ट कॉस्ट। मैंने आपको कल आर्ग्यूमेंट बोला था कॉस्ट शीट चैप्टर में, इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड जनरली, बट इफ समबडी वांट्स टू इंक्लूड द इंटरेस्ट, हु एम आई टू स्टॉप हिम? If he wants to consider interest, not here for product cost purpose, for decision making. एक चीज होती है considering interest for inventory valuation, और दूसरा होता है considering interest for decision making. For decision making, obviously you should consider interest. Right now हम inventory valuation नहीं learn कर रहे हैं. We are not learning what is a product cost and what is a period cost. What we are learning, how much safety stock should we keep? समझा कह रहे? कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बच्चों? कैसे आएगा? कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी इनटू सीसी पुपा। अब बोले सर आपने सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया। अरे क्योंकि सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी इज गोइंग टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। तो बच्चों जब भी सेफ्टी स्टॉक रहता है ना, तो कैरिंग कॉस्ट प्लीज अंडरस्टैंड करना, लुक एट दिस, जब भी सेफ्टी स्टॉक रहेगा तो आपका सीसी इनको समझेगा नहीं बाद में अभिषेक, कैरिंग कॉस्ट, अभिषेक और लिख एनुअल कैरिंग कॉस्ट,
रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक रहता है तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, OQ अपॉन 2 इंटू सीसी पुपा प्लस SS क्वांटिटी इंटू सीसी पुपा. यू कैन टेक a सीसी पुपा कॉमन. आंसर क्या किए? तुमको समझा कि मैंने क्या किया? अरे जन्नत है बच्चों. ये रेड कलर क्या है? कैरिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज द ब्लू कलर? कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक. ये कहां पर आएगा? वो जो स्टेटमेंट बना रहे थे ना हम, जब भी सेफ्टी स्टॉक रहेगा, डोंट फॉरगेट कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक. एंड सेफ्टी स्टॉक को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है. क्यों डिवाइड बाय 2 नहीं करना है? इट इज देयर थ्रू आउट द ईयर. इसीलिए आपको याद है क्या? ये देखो वीडियो पब्लिक, ये एवरेज लेवल जब था ना, इसका फॉर्मूला देखो, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ EOQ. क्यों? ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड बाय 2 किया. बट मिनिमम लेवल विल बी देयर थ्रू आउट द ईयर. इट्स लाइक ए सेफ्टी स्टॉक. ओ, ये इन्वेंट्री लेवल रुपीस में नहीं था, ये इन्वेंट्री लेवल क्वांटिटी में थे, इसलिए इंटू सीसी पुपा या इंटू रुपीस नहीं कर रहे. तो ये मिनिमम लेवल थ्रू आउट द रहेगा, इसलिए डिवाइड बाय 2 नहीं किया मैंने उसको. लेकिन ये ऑर्डर क्वांटिटी क्या था? 0 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया, समझा ना? इसलिए मैंने उसको डिवाइड बाय 2 किया. समझा करे? तो क्या समझा तुमको? अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ता है, एक्स एक्सिस पे क्या है? सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी. वाई एक्सिस पे क्या है? कैरिंग कॉस्ट. इट गोज अप. सास बहू का रिश्ता आ गया बच्चों. सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी गोज अप, स्टॉक आउट कॉस्ट कम्स डाउन. सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी गोज अप, कैरिंग कॉस्ट गोज अप. Should you focus on reducing stock out cost, or should you focus on reducing carrying cost, or should you focus on total of the two? You should focus on total of the two. तो अभी यहां पर कोई ग्राफ नहीं है EOQ के जैसा कि total cost is lowest when stock out cost and carrying cost intersect with each other. EOQ had a bullshit assumptions. That is why at EOQ, मैंने एक्सेल में ग्राफ भी बना के दिखाया होगा तुमको. EOQ में, एक्सेल में, EOQ के केस में क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जब इक्वल होते हैं तब तुम्हारा टोटल कॉस्ट लोएस्ट होता है. इधर ऐसे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला नहीं है. इधर फॉर्मूला नहीं है, फिर क्या है? स्टेटमेंट बनाने का. क्या करने का? सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ऑन योर स्क्रीन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी. सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी ब्ला 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 ब्ला, अलग अलग सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी ले लो. कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ब्ला ब्ला ब्ला, कैरिंग कॉस्ट हो गया ना. स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ब्ला ब्ला ब्ला, टोटल कॉस्ट ब्ला ब्ला ब्ला. वेरेवर टोटल कॉस्ट इज लोअर, दैट सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी यू विल चूज. डोंट टेक अ टोटल ऑफ सेफ्टी स्टॉक. टोटल नीचे लेने का नहीं है वापस. समझा क्या? इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, मुझे एक्सपेक्ट है. बट ये लास्ट पॉइंट जो एक बाकी है चिल्लर, उसको खत्म करने दो, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं. इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत चिल्लर है, 5 मार्क के लिए आता है. आइटम स्लो मूविंग है या आइटम फास्ट मूविंग है, ये तुमको समझना चाहिए. आप बोले कि क्यों समझना चाहिए? मैनेजमेंट की इफिशियंसी समझ में आती है, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं वो समझ में आता है. मैनेजमेंट ने ऐसा किया, एस्टिमेट किया कि फिनिश गुड्स बेचने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करके रखा, लेकिन वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है. दैट मीन्स मैनेजमेंट हैज गॉन रॉन्ग इन एस्टिमेटिंग फिनिश गुड सेल. वो कैसे समझेगा? अगर रॉ मटेरियल बहुत स्लोली मूव हो रहा है, मतलब स्लोली मूव मतलब फिजिकली नहीं मूव होता ऑन इट्स ओन, नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर अ रॉ मटेरियल to get consumed from the date of purchase. ये हमें कैलकुलेट करना है on an average. I repeat, what these inventory turnover ratios are going to help us? How many days does it take for an item of raw material to get consumed? To get consumed from the date of purchase. What should happen logically? जिस दिन परचेस किया वहां से बहुत जल्द से जल्द कंजम्पशन होना चाहिए, अदरवाइज आपका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ जाता है.
If you're keeping a raw material inventory for too many days, your working capital is blocked. It's a current asset, inventory का item है. So how do you calculate turnover ratio? पहले हम निकालते हैं raw material inventory turnover ratio, RMITR. RMITR is raw material consumed. Raw material consumed कैसे आएगा बच्चों? Opening stock plus purchases plus other incidental cost of purchase, wages नहीं लेने गए, minus closing stock of raw material divided by, ये आ गया raw material consumed divided by average inventory of raw material. Average inventory of raw material, ये आ गया turnover ratio. इससे days नहीं आए, days निकालता हूं मैं, बोलता हूं ये आ गया let's say तुम्हारा for example 3.4 times. इसका मतलब क्या है? In 1 year your raw material consumed is, assuming this is for a whole year, in 1 year your raw material consumed is 3.4 times of what? Average inventory. ये quantity नहीं है बच्चों, ये दोनों items rupees में है. तो रॉ मटेरियल ITR इज कैलकुलेटेड लाइक दिस. फिर इससे हम कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, RM इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो दिया है क्वार्टर का दिया है, क्या मंथ का दिया है या ईयर का दिया है, वो चेक करो. Assuming this data is of 1 year. In 1 year, average inventory is consumed how many times? 3.4 times. So on an average, जो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है उसको कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लगता है? देखो सिंपल है, डेज टाइम्स 365 दिन में आपने कितनी बार कंजम्पशन किया? ओ सॉरी 3.4 टाइम्स. एवरेज इन्वेंट्री 3 गुना 3.4 टाइम्स कंज्यूम किया, तो एक टाइम को कितने दिन लगता है? मतलब आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री है उसको कंज्यूम होने के लिए कितने दिन लगता है? Without formula also you can get the answer. बोलो 10. ओ कैलकुलेट कैसे किया? 365 days और 90 days और 12 months. 90 days अगर डेटा क्वार्टर का दिया तो डेटा कैसे दिया वो चेक करना. डिवाइडेड बाय 52 वीक्स आ सकता है. 365 days, 12 months, 52 weeks, all are same. Divided by RMITR 365 into 1 upon 3.4. अगर आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, भूल जाओ बिंदास. देखो ओपनिंग स्टॉक है मेरा 4,10,000, मेरे परचेसेस है 28,50,000 और मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2,60,000 फॉर एग्जाम्पल. और मेरे को निकालना है ऑन एन एवरेज मेरे पास इन्वेंट्री कितने दिन के लिए रहता है. ठीक है ना? आप एवरेज इन्वेंट्री निकालो पहले. बोलो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? एवरेज इन्वेंट्री 4,10,000 प्लस 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2. यूजलेस नहीं हो तो जल्दी करो. 3,30,000. RM कंज्यूम्ड 30 लाख है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस. पूरे साल में तुमने कितना कंजम्पशन किया है? 30 लाख का. तुम्हारे पास एवरेज कितना रहता है? 3,35,000. सो क्वेश्चन इज 3,35,000 इज ऑफ हाउ मेनी डेज? तो कैसे करेंगे हम? डेज अमाउंट 365 दिन में कितना कंजम्पशन किया तुमने? 30 लाख का कंजम्पशन किया. तो ये 3,35,000 का जो एवरेज स्टॉक रहता है तुम्हारे रॉ मटेरियल में, स्टोर्स में, उसको कंज्यूम होने के लिए कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन मार्क. 40.75 days. Do you understand 40.75? If inventory is moving faster, it means, बोलो, management is efficient in handling raw material. है ना? कब इन्वेंट्री फास्ट होता है? हायर द RMITR. चलो अभी RMITR निकाल के देखते हैं इस क्वेश्चन में. टेक ऑन ए कैलकुलेटर. RMITR कैसे निकालेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम 30 लाख डिवाइड बाय 3,35,000. 10 पॉइंट कुछ तो आएगा. 8.95. ओके 8.95 टाइम्स. व्हाट इज 8.95 टाइम्स? RMITR. अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 365 अपॉन 8.95, वही आंसर आएगा 41. 40.75 डेज. है ना?
फास्टर द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री, efficient the management of raw material. Are you clear on this? Theory questions मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर दूंगा. प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस आ सकता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री आ सकता है. व्हाट हैपेंस इन जस्ट इन टाइम? अंडर जस्ट इन टाइम यू प्रोक्यूर रॉ मटेरियल ओनली आफ्टर you have received the order of finished goods. Your entire process of procurement commences after order for FG is received. राइट? तो जस्ट इन टाइम में क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल में जो पैसा ब्लॉक होता है वो बहुत कम होता है, बट इट कैनॉट बी फॉलोड फॉर ऑल द गुड्स. जस्ट इन टाइम के अपोजिट क्या होता है? फोरकास्ट ड्रिवन सिस्टम. सो ऑन योर स्क्रीन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स. देयर आर टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, फोरकास्ट ड्रिवन सिस्टम एंड जस्ट इन टाइम. फोरकास्ट ड्रिवन सिस्टम में क्या करोगे आप? बजट बनाओगे, कितना सेल होगा, उसके लिए कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, और फिर परचेस करो. जस्ट इन टाइम में क्या है? पहले फिनिश गुड्स का ऑर्डर आएगा और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? परचेस करेंगे. रिलेटिव क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री का वैल्यू के हिसाब से आप कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, एबीसी का फुल फॉर्म नहीं है, ए बी सी ही है. कैटेगरी ए, यू विल ट्राई टू पुट हाई वैल्यू आइटम्स विच आर मोर इन वैल्यू बट लेस इन क्वांटिटी. कैटेगरी ए, you can have focus of top management. Category B, comparatively lesser in value and lesser in quantity. Generally, thumb rule that we try to use, it is not exact. Category A should be 70% of value, B should be 20% of value, C should be 10% of value. Percent of value, but percent of quantity. Percent of quantity, A category 10, B 20, C 70%. This is also known as Pareto analysis. Pareto was a fellow who invented this. That's why it is also called the Pareto. FSN is fast moving, slow moving, non moving. तो मटेरियल को बोलते हैं, ये F कैटेगरी में आता है. फास्ट मूविंग मटेरियल है ये स्लो मूविंग मटेरियल है, और ये नॉन मूविंग मटेरियल है. आप बोलेंगे क्यों है भाई? तो FSN किस बेसिस पे करोगे? लिखो उधर, FSN क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन RMITR. FSN classification will be based on RMITR. क्वेश्चन सॉल्व करवा के लेना है ना भाई. इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन है, करते हैं. FSN will be based on RMITR oblique RMIHP. RMIHP, raw material inventory holding period. Do you understand that? क्या होगा इससे? आपको समझ में आएगा मटेरियल फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग है. ठीक है, फिर ये ऐसे बाकी के टाइम पास कर सकते हैं. V is vital, vital materials, they're very very important for organization. E is less than the vital, essential है. एंड डिजायरेबल, D is desirable. इनका स्टॉक रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी हम जल्दी से जल्दी प्रोक्योर कर सकते हैं. वाइटल मतलब ये इतने इंपॉर्टेंट आइटम्स है कि इसका स्टॉक रखना ही पड़ेगा. इसेंशियल समवॉट लेस देन द वाइटल. डिजायरेबल चिल्लर, कभी भी ले सकते हैं. समझा करे? HML, हाई वैल्यू आइटम्स, मीडियम वैल्यू आइटम्स, लो वैल्यू आइटम्स, कुछ भी. सो पॉपुलर वंस आर ABC एंड FSN. समझा करे? सो लेट मी टेक अप अ क्वेश्चन. सो क्या है आपको याद रखने के लिए बच्चों, 6 ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला तो थ्योरी था, लास्ट वन भी थ्योरी था. कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं? लैंडेड कॉस्ट का कैलकुलेशन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड. देन नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट. याद, माती मत खाना. यू हैव टू टेक अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, एंड नॉर्मल लॉस इज गोइंग टू बी स्प्रेड ओवर ऑल अदर यूनिट्स इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस. फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? स्टोर्स लेजर. उसके कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए थे. रिटर्न अलग ठीक से समझना, शॉर्टेज भी ठीक से समझना. शॉर्टेज में मैंने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फीफो, वेटेड एवरेज कल एक्सप्लेन किया था. चौथा टाइप का क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? अलग अलग इन्वेंट्री के लेवल्स पे आएगा, प्लस EOQ के ऊपर आएगा, और EOQ विथ डिस्काउंट वाला भी आएगा. पांचवा टाइप का क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? इन्वेंट्री स्टॉक आउट. और छठा टाइप का क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इसके बिना मटेरियल में कुछ भी नहीं आता. सो यू शुड, व्हाट यू शुड डू, आपके नोट्स में ये टाइप वाइज क्वेश्चन है ही. मैक्सिमम 2 घंटे आपने देने चाहिए इस चैप्टर को. ये नोट्स आपने देखने का कि हाँ ये 7 टाइप के क्वेश्चन है, हर एक टाइप में से एक दो क्वेश्चन आपने मार्क किए होने चाहिए.
वैसा करके आप मार्च के फर्स्ट वीक, जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जो लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं, आज ही पढ़ने का पूरा खत्म करने का, पूरा ऑडिट करने का, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, मार्च के आपको कितना टाइम लगेगा? ट्रस्ट मी, लिटरली यू कैन फिनिश एंटायर कॉस्टिंग इन मैक्स टू मैक्स, इफ यू आर स्टडिंग फॉर फुल डे, अबाउट 4 to 5 days. इफ यू अटेंड ऑल द रिविजन सेशंस, जो ग्रुप 2 के साथ साथ ही खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए, अकाउंट्स कॉस्टिंग दोनों खत्म करूंगा मैं। 28 फरवरी ना, बहुत टाइम है, एक आध दिन कमरा तो संडे ले लेंगे। तो अगर आप ये खत्म किया, कितना दिन लगेगा आपको? 4 दिन अकाउंट्स के लिए, 4 दिन कॉस्टिंग के लिए, 2 ग्रेस डेज रखे भी तुमने, तो भी 10 दिन लगते हैं। 10 दिन में तुम्हारा क्या होता है? पूरा अकाउंट कॉस्टिंग खत्म हो गया, राइट? ग्रुप 2 आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। ग्रुप 2 का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, साथ साथ खत्म कर देना है, टेस्ट लिखना है, रिविजन खत्म करना है। सेम थिंग लॉ का ऑडिट का, सॉरी लॉ एंड टैक्स को रिवाइज करने के लिए आपको 10-15 दिन लग सकते हैं। सो इवन इफ यू टेक 10-15 days, what I'm trying to tell you, and plus 4-5 days for managing group 2, entire group 2 की मैनेजिंग अकाउंट्स एंड एफएम, एडवांस अकाउंट एंड एफएम, पूरा मार्च के अंदर 31 दिन है, 5 दिन कॉस्टिंग के, 5 दिन अकाउंट्स के, 10 हो गए। 15 दिन लॉ और ऑडिट के लिए, लॉ और टैक्स के लिए दे दिया आपने, 25 हो गए। 5 दिन में ग्रुप 2 का एडवांस और एफएम खत्म करो, आराम से होता है, क्योंकि आप साइमल्टेनियस अभी कर रहे हैं ना। आप, मैं आपको रिवीजन करके दिखा रहा हूं एफएम में, मतलब तुम अगर सुबह 7 से रात के 9 बजे तक मैंने एफएम बहुत बार खत्म किया, बट बच्चे रिस्पॉन्स देते थे। सुबह 7 से रात के 9 बजे तक, सुसु का ब्रेक भी नहीं, मतलब नहीं सुसु देना पड़ता, तो इधर साला हो जाएगा। सुबह 7 से 9 बजे तक आप आराम से पूरा एफएम खत्म कर सकते हो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, आप फ्रेशली क्लास के अंदर क्वेश्चंस करने चाहिए, बस खत्म होता है। तो आप मार्च के अंदर अपने 6 सब्जेक्ट भी आपके खत्म हो गए। ऑडिट ये साइमल्टेनियसली आप थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हो, जीरो तो नहीं है आपका। साइमल्टेनियसली आप टेस्ट लिख रहे होगे, या पढ़ रहे होगे, या होमवर्क जो भी ऋषभ सर आपको दे रहे होगे, या कर रहे होगे आप। अप्रैल आपका 4-5 दिन में अंदर वो भी खत्म हो सकता है। आज थोड़ा बहुत प्लस माइनस इज ओके, and costing FM will advanced account and costing will not require 5 days also. So let me take up one question on this. Notes कहां मिलेगा? Notes, अरे यार ये पब्लिक, ये देखो, ये ऐसे शेयर कर रहा हूं, इधर से आ रहा है, ये ले, ये देख, इधर ऐसा ऐसा ग्रुप है, आने दे, टेलीग्राम, इधर देख, ऐसा ऐसा लोगो है, एकातोम एकेडमी, हाँ, उधर से अपलोडिंग हो रहा है। सो क्या बोले? हाँ, तो वहां पर जाने का, एकातोम एकेडमी चैनल है, उधर यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा ऑफिस स्टाफ ने, तो उधर जाने का और जाके क्या करने का। अभी उधर वो स्टाफ मार्केटिंग भी करते रहते हैं उधर, सो वी आर मार्केटिंग ऑल्सो। सो वो पोस्ट आपको इग्नोर करते रहने का, लेकिन सो ऑब्वियसली दिस इज नॉनसेंस। मतलब यू शुड नॉट बी deciding to join a class on the basis of the post, which majority students do, and they suffer a lot. So you should be deciding on the basis of, let's say, teaching quality. That post is not, there is just a information post. तो वहां पे जाके ऊपर फाइल्स में सब फाइल्स आपको दिखेंगे। क्या हो गया इसको? लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो सर्च करना है एकातोम एकेडमी ऑफिशियल, उधर लिंक डाला वगैरह उन्होंने कुछ, तो मेरे को नहीं मालूम। हो गया ना? तो सब्सक्राइब, एकातोम एकेडमी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना टेलीग्राम पे। यूजलेस, वो कर देना यार तुम। अभी हो गया, अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूं, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर। अभी देखो क्वेश्चंस जो है ना, मैंने क्वेश्चंस के आंसर के साथ दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। मैंने पर्पसफुली क्वेश्चंस ऐसे रखे जो थोड़े से हटके, जो नोट्स में नॉर्मल नहीं है। तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करो, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करो, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करो, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करो, सॉल्यूशन भी है वहां पर। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन, इसमें जीएसटी डाला है मैंने पर्पसफुली। तो जीएसटी आपको इनपुट कॉस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट लैंडेड कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी, एंड देन ईओक्यू निकालना है। तो यू शुड गो थ्रू द सॉल्यूशंस प्लीज। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो एडिशनल डाले मैंने पर्पसफुली ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं कि जो नोट्स में एज इट इज कवर्ड नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन है। आप अगर मेरे टेस्ट भी देखते हो, टेस्ट में मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस नहीं डालता हूं। इट इज नॉट मेजॉरिटी। मैं आपको बोलो टीचिंग प्रोफेशन का सीक्रेट, इजी क्वेश्चन सेट करो, बच्चों को एम्पावर मत करो।
क्या करेगा? प्रेज करो, हाँ। सो नहीं, ये स्टोर्स लेजर का है, इसमें भी वो सारे ट्रांजैक्शंस आ गए, राइट। फिर ये ईओक्यू का ये बकवास है। पास्ट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने जो थोड़े से अच्छे लगे, एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। अब मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन एग्जाम, दिस इज ऑन सेफ्टी स्टॉक, प्रोबेबिलिटी के एनालिसिस के साथ है, आसान क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, एबीसी लिमिटेड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइड रेंज ऑफ, ये भी मैं शेयर करता हूं, इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइड रेंज ऑफ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम्स. One of its best selling item is a standard water purifier. The management of ABC uses EOQ decision model to determine optimum number of standard water purifiers to order. तो order quantity क्या basis पे decide कर रहे हैं वो लोग? EOQ. Management now wants to determine how much safety stock to hold. Formula नहीं है. ABC estimates annual demand of 360 days to be 36,000 water purifiers. कितने? 36,000 in whole year you will require. Huh? Demand using EOQ they are ordering 1800 at a time, मतलब EOQ is equal to 1800. Lead time is 6 days, but can it go beyond 6 days? Yes. अब बहुत बार एग्जाम्स में एक ही लीड टाइम दिया रहता है, एक ही लीड टाइम देते हो, वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, वही एवरेजेस। बोलो बच्चों, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन स्टैंडर्ड प्यूरिफायर इज 450. ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. मैनेजमेंट हैज आल्सो एस्टिमेटेड दैट एडिशनल स्टॉक आउट कॉस्ट विल बी 900. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. मेरे जैसा कमी ना होता ना तो क्या करता था? प्रॉफिट ऑफ फिनिश गुड्स देता था और बिल ऑफ मटेरियल का क्वांटिटी देता था, और फिर निकालो तुम प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल. इस ससुर ने डायरेक्टली दे दिया, एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल का प्रॉफिट कितना है? 900. ABC has analyzed demand during past 200 पीरियड, रीऑर्डर पीरियड्स, मतलब पिछले 200 ऑर्डर जो प्लेस किए थे उसका एनालिसिस उन्होंने किया. एनालिसिस करके क्या पाया? नंबर ऑफ टाइम्स द क्वांटिटी वाज डिमांडेड एंड द डिमांड ड्यूरिंग अ लीड टाइम. नाउ वेट अ मिनट, व्हाट इज योर लीड टाइम? अरे व्हाट इज योर लीड टाइम? व्हाट इज योर यूसेज रेट पर डे? यूसेज रेट कितना रहेगा आपका? आपका यूसेज रेट 36,000 पूरे ईयर का है. 36,000 डिवाइडेड बाय 360 डेज. क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्वेश्चन. आने के बाद मुझे थैंक यू बोलना बाद में. देखो गधे, अभी थैंक यू बोले भाई, इतने बेशरम है. 100 पर डे ये आपका यूसेज रेट है. 100 यूनिट आप कंज्यूम करते हैं पर डे. लीड टाइम बोला कितना? 6 डेज. मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सब कुछ चाहिए. तो आपका ROL कितना है? ROL reorder level 100 into 6. 600 is what? Reorder level. मतलब क्या? You place the order when stock is equal to 600. Can demand go beyond 600? तो 600 के आगे गया तो क्या हो जाएगा? आपको परेशानी आ जाएगी, आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाओगे. When you will go out of stock? When demand goes beyond. देखो, पिछले 200 ऑर्डर्स का एनालिसिस किया, तब क्या समझ में आया? कभी डिमांड 540 था, कभी 560 था, कभी 580 था, कभी 600 था. इन सारे चीजों को मैं क्या कर रहा हूं? ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं. क्यों? ये सिचुएशंस में तुम आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाओगे. क्यों? 600 का तुम्हारे पास स्टॉक रहता है तब तुम ऑर्डर प्लेस करते हो. अगर कंजम्पशन 600 ही रहा मटेरियल आने तक तो तुम आउट ऑफ स्टॉक कब जाओगे? कितनी बार हुआ लेकिन ऐसा? 6 बार, 12 बार, 16, 126. टोटल लो इन सबका. 6 + 12 + 16 + 126 16. 200 में से 160 बार आपकी डिमांड 600 के आगे गई नहीं. ठीक है ना? नॉर्मल लॉजिकल है ना कि आपने रीऑर्डर लेवल 600 रखा था और उसके आगे डिमांड गई नहीं. आपने कुछ तो एस्टिमेट लगाया होगा ना. मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है? 80%. व्हाट इज 80% प्रोबेबिलिटी? 80% इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट गो आउट ऑफ स्टॉक.
देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो लुकिंग एट हिस्टोरिक डेटा. कितने सिचुएशन से आउट ऑफ स्टॉक जाने के? 3. मैं उसको एबीसी बोलता हूं. ए सिचुएशन में आपका डिमांड कितना है? 620. सो विल यू गो आउट ऑफ स्टॉक? You will go out of stock for how much quantity? 20 quantity you will go out of stock. But situation A comes for how many times? 20 times out of 200 times. So what is the probability of situation A? 10% is its probability. What is the probability of situation B? What is the probability of situation C? Situation A, stock out quantity कितना है? Stock out quantity is not 620. Stock out quantity is 20. Stock out quantity is 40. Stock out quantity is, अब बोलेगा कैसे? 600 तो है ना भाई मेरे पास. Determine the safety stock quantity. मतलब maximum safety stock that you should keep is equal to 60. Looking at the past. What is the minimum safety stock that you should keep? 0. 0 is minimum ना, नहीं रखने का मेरे को. So मेरे पास कितने ऑप्शन है सेफ्टी स्टॉक के? 4. What is the 4 options of safety stock? 0. 0 मतलब no safety stock. ये व्हाइट शर्ट थोड़ा बहुत हंसते जाना यार, तेरे शक्ल देख के मेरे को डर लग रहा है. प्लीज थोड़ा हंस, जिंदगी में प्रॉब्लम होगा तो भी हंसते जा. सो उधर देखा तो मेरे को डर लगता है यार, क्या हो गया इसके बाद. सो पिछले बैच में ऐसा हैरी पॉटर था, उसको भी ठीक किया था मैंने बैच में, बराबर ठीक होता. खुल के हंसने का, स्ट्रेस है तो भी ठीक है, जाता है स्ट्रेस. स्टॉक आउट कॉस्ट 0. स्टॉक आउट क्वांटिटी 0, मतलब डोंट कीप अ स्टॉक. 20, 40, 60 कितने? 4 ऑप्शन है. चारों मैं क्या करूंगा? ऑन ए स्क्रीन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक. स्टॉक आउट क्वांटिटी 0, 20, 40, 60. कैरिंग कॉस्ट ब्ला 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 दिया था ना कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में. कितना दिया था? पर यूनिट कुछ तो दिया था ना. कैरिंग कॉस्ट 450. क्वांटिटी इंटू 450 चिल्लर है. स्टॉक आउट कॉस्ट ये मजेदार है, ये निकाल कर दिखाता हूं. स्टॉक आउट कॉस्ट निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट निकालेंगे और डिसीजन ले लेंगे. ठीक है, अब देखो मैं एक ही आपको करके दिखाता हूं. ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट ऑब्जर्व, नो नीड टू राइट. देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टॉक आउट क्वांटिटी, कैरिंग कॉस्ट. प्लीज लिसन केयरफुली. कैरिंग कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? स्टॉक आउट कॉस्ट. ये ठीक से सुनना है, स्टॉक आउट कॉस्ट का. और फिर हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट. ऐसे हम कितनी बार करेंगे? 0, 20, 40, 60. मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं 40 वाला. अगर आपने 40 का स्टॉक आउट क्वांटिटी रखा तो आपका कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? 40 इंटू 450 देना रे पर यूनिट. 1 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट इज 450. 18,000 will be your carrying cost. स्टॉक आउट कॉस्ट, अगर आप आउट ऑफ स्टॉक गए 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए 900 रुपए का नुकसान होता है तुमको, है ना. अगर आपने 40, ओके मुझे पहले बोलो, आप कब कब स्टॉक आउट जा सकते हो? 3 ही सिचुएशन में जा सकते हो, ए, बी एंड. अब मैंने कितना सेफ्टी स्टॉक रखा? स्टॉक आउट क्वांटिटी नहीं, ये माय मिस्टेक. टाइटल शुड बी सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी. मैंने कितने का सेफ्टी स्टॉक रखा? 40 का सेफ्टी स्टॉक रखा. मुझे बोलो अगर मैंने 40 का सेफ्टी स्टॉक रखा तो सिचुएशन ए में मैं स्टॉक आउट नहीं जाऊंगा. अब बोले कैसे सर? 600 तो रीऑर्डर लेवल का है, प्लस मैं 40 का सेफ्टी स्टॉक रख रहा हूं. 600 इज रीऑर्डर लेवल विदाउट सेफ्टी स्टॉक, प्लस 40 का सेफ्टी स्टॉक. तो मेरे पास रीऑर्डर लेवल कितना हो गया? 640 हो गया. और मेरा डिमांड कितना है? 620. तो मैं आउट ऑफ स्टॉक जाऊंगा क्या? सिचुएशन बी, मैं आउट ऑफ स्टॉक जाऊंगा क्या? मैं आउट ऑफ स्टॉक कब जाऊंगा? सिचुएशन सी में ही आउट ऑफ स्टॉक जाऊंगा. मैं सिचुएशन सी में डिमांड कितना है? 660 और मेरा रीऑर्डर लेवल कितना है? 640 हो गया. अभी मैं आउट ऑफ स्टॉक जाऊंगा कितने क्वांटिटी के लिए? 20. एक क्वांटिटी का आउट ऑफ स्टॉक गया तो कितना कॉस्ट आता है? 900 रुपया. तो मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट कितना आएगा? 20 क्वांटिटी, 20 यूनिट्स आई विल गो आउट ऑफ स्टॉक इन सिचुएशन सी. सिचुएशन ए में मैं स्टॉक आउट नहीं जाऊंगा. 1 यूनिट का कितना है? 900.
Have you understood? And this is where majority students make a mistake. This is not a correct answer. Multiplied by 5%. क्यों? अरे बच्चों, तुम्हारा ये सिचुएशन सी ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी 5% ही है ना. सिचुएशन सी गारंटीडली हर बार आता है क्या? 50 ऑर्डर डाले तो उसमें से 2.5 ऑर्डर, 100 ऑर्डर डाले तो 5 ऑर्डर सिचुएशन सी के रहते हैं. सो विल यू सी, आपने फाउंडेशन मैथ्स में एक चीज सीखी होगी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज कॉस्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, या ऐसा कुछ तो आपने. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी. तो मुझे बोलो 18,000 का स्टॉक आउट कॉस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सिचुएशन सी जो है वो आएगी कब? 5% टाइम ही आती है ना. तो कितना था कॉस्ट? 900. आपका टोटल कॉस्ट आएगा 18,900. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तुम टोटल बेसिस पे लोगे तो गलत आंसर आएगा. क्यों? ये सिचुएशन अकर होने वाली नहीं ना. तो यू शुड कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट टेकिंग प्लेस. ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने. 5% नहीं, एक सेकंड, 1 सेकंड, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा और अलग अंदाज में. 5% स्ट्रेट अवे नहीं मल्टीप्लाई करना है. देखो सुनो, एक साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन 1 ईयर. नाउ लिसन, दिस इज इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ 5% भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, गलत है वो. नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर. तुम्हारा एनुअल यूसेज कितना था? 36,000. एट अ टाइम तुम कितना परचेस कर रहे थे? 1800 इज इक्वल टू 20 ऑर्डर्स. ये इंपॉर्टेंट है. 20 ऑर्डर्स एक साल. बोले तो ऊपर 200 थे ना. 200 एक साल के नहीं थे, बहुत सालों के थे. एक साल में कितने ऑर्डर जाते तुम्हारे? 20. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिचुएशन सी इज 5%. 20 का 5% बोलो 1. सो सिचु सी will occur only once in next year. Ana, if it will occur only once, and if that occurs, you will go out of stock for 20 units into 900. मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां पर आ गया आंसर. into 1 टाइम. ये आएगा कितनी बार? into 1 टाइम. I have to do 5% of 20. 5% जो मल्टीप्लाई किया था मैंने, that should be 5% of 20 orders. 5% of 20 is 1. कितना है? 18,000 है. देखो और एक बार आपको 20 के लिए एक्सप्लेन करता हूं. अगर आपका 20 कैरिंग कॉस्ट स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक क्वांटिटी है, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 20 into 450. बोलो आंसर 9,000. मुझे बोलो, अगर आपने 20 का ही सेफ्टी स्टॉक रखा तो आप आउट ऑफ स्टॉक कब जाओगे? यू विल गो आउट ऑफ स्टॉक इन सिचुएशन बी. एंड सिचुएशन बी में आपका डिमांड कितना है? 640. लेकिन आपके पास है 600 प्लस 20. आप आउट ऑफ स्टॉक जाओगे 20 के लिए. तो इधर आउट ऑफ स्टॉक जाओगे 20 के लिए और इधर आउट ऑफ स्टॉक जाओगे 40 के लिए. अब सुनो, इंपॉर्टेंट है. अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं. सिचुएशन बी में आप आउट ऑफ स्टॉक जाओगे 20 क्वांटिटी के लिए इंटू 450. What is the probability? 10% of 20. It will occur 10% of the 20 orders. That is 2 orders. Plus सिचुएशन सी में भी आप आउट ऑफ स्टॉक जाओगे. सिचुएशन सी में आप आउट ऑफ स्टॉक कितने के लिए जाओगे? 40 क्वांटिटी के लिए जाओगे. सिचुएशन सी का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5% ऑफ 20. दैट इज, समझा क्या तुमको? 20 into 450 18,000 आया. 450 नहीं, सॉरी माय मिस्टेक. अमाउंट 450 नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके. अमाउंट इज स्टॉक आउट कॉस्ट वो 900 है. 20 into 900 18,000 आ गया. बट 18,000 का ये सिचुएशन कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा. तो 36,000 आ गया. प्लस ये कितना है तुम्हारा?
36,000 है, 36,000 एक बार आएगा, टोटल कितना रहा है 72,000. Did you observe? As my safety stock quantity increased from 20 to 40, my stock out cost came down from 72 to 80. 10% ही था ना उसका प्रोबेबिलिटी. अच्छा, प्रोबेबिलिटी गलत लिखा है, प्रोबेबिलिटी उसका भी 5% है, इधर भी प्रोबेबिलिटी 10% नहीं है. वो क्वेश्चन नहीं ना अपने सामने. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ऑकरिंग इज ऑल्सो 5%. तो टोटल आंसर कितना था 54,000. प्रोबेबिलिटी वो 10% ए का था. इफ यू कीप सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20, इन विच सिचुएशन यू विल गो आउट ऑफ स्टॉक? यू विल गो आउट ऑफ स्टॉक इन सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी. आर यू क्लियर ऑन दिस? चैप्टर इज ओवर. ये क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो. कल हम लेबर कॉस्ट ले लेंगे. लेबर कॉस्ट है, हम सारे चैप्टर खत्म कर दे. लेबर कॉस्ट में ज्यादा टाइम लगेगा. 1 hour इज इनफ फॉर लेबर कॉस्ट. ये इसके लिए टाइम सिर्फ इस क्यों लगा? बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन दिस स्टॉक आउट कॉन्सेप्ट. प्लीज डू दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली. सो कल लेबर खत्म करेंगे और परसों से ओवरहेड आएगा. So overhead is gonna be brainy. Overhead I'll take little more session because normally students are scared of overhead. And if you pick up properly from overhead, I will directly jump to standard costing. क्यों? लिंकिंग बहुत बढ़िया से होगा. ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप साथ में करोगे ना बच्चों, ट्रस्ट मी, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ओवरहेड वेरिएंसेस प्रॉपरली. अदरवाइज यू हैव टू मग इट अप. ओवरहेड के बाद हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जाएंगे. देन आई विल टेक अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्योंकि वो भी लिंक्ड है. सो ओवरहेड, एबीसी एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये तीनों चैप्टर कम से कम 30 मार्क्स के लिए आएंगे. वेरी मिनिमम 30 मार्क्स, 3 चैप्टर्स. सो आफ्टर टुमारो आई विल फिनिश लेबर. तो परसों से बहुत ज्यादा डुबकी लगा के आना, मतलब नहा के आना. सी यू टुमारो.